अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में, हूं हसैन लियाकत और आज उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मंडे का दिन है ये अच्छा गुजर रहा होगा। और मेरे साथ हैं जी हाँ, गजल आवान और वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको अस्सलाम वालेकुम भी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। आज मंडे है, बहुत से ड्रीम्स होंगे आपके और आज दिन का आगाज़ हो चुका है। हमारे मॉर्निंग शो का भी आगाज़ हो चुका है। उठें और उठकर हमारा मॉर्निंग शो भी देखें और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें। और साथ ही साथ एक बात आपने याद रखनी है कि तमाम तर मामलात का हल नमाज और कुरान में है। अल्लाह ताला को याद करें क्योंकि अल्लाह ही की सॉवरेनिटी है, अल्लाह ही की पावर है और अल्लाह ही की प्रोविडेंस है। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने कहा कि मेहनत करनी चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरह की कोशिश हमने कल देखी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। और पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में एक तारीख रकम की जहां पे 22 साल बाद पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है। अगर तीनों मैचेस की बात की जाए, मेलबर्न वाला मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। उसके बाद एडलीड में पाकिस्तान ने चारूशाह ने जित किया ऑस्ट्रेलिया को। और फिर कल के मैच में पर्थ में ऐसे लग रहा था जिस तरह पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई ऐसी टीम खेल रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खेलने के काबिल नहीं रहा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और बहुत मजा आ रहा था कल पर्थ का मैच देख के। मतलब सब लोग देख रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। उससे पहले जिस तरह से कम बैक किया पाकिस्तान ने पहले मैच के बाद दूसरे और तीसरे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से हम आगे जाके इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन एक फैक्ट जरूर आपको बताना है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में सिर्फ 2 टीमों ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा शिकस्त दी है। उसमें एक टीम है पाकिस्तान की, मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, और दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका की। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर 2 या 3 मैचेस से जायद की सीरीज की बात की जाए तो दो दफा पाकिस्तान ने 2 दफा शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, 2 दफा साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी। और इस तमाम तर क्रिकेट मैच के ऊपर, क्रिकेट सीरीज के ऊपर हम आगे जाके इन डिटेल भी आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ चलते हैं। जी और हम शुरू करते हैं, अपनी स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। और आपको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाली हूँ मैं कराची से। जी, जामिया कराची के तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया के सबसे जो है वो छोटा और रिचार्जेबल नेबुलाइजर मुतारिफ करा दिया है, जो आप कभी भी आप इजी टू यूज एवरीवेयर व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग और आप ऑफिस जा रहे हैं। उसका वेट भी कम है, आपकी पॉकेट में भी आ जाता है, इको फ्रेंडली भी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों का ये दावा है कि दुनिया का सबसे छोटा नेबुलाइजर है और ये नेबुलाइजर 35 मिनट तक मुसलसल इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी इसमें खुसूसियात हैं हसनैन के मरीज एक मरतबा चार्ज करके 2 दिन की दवाई बआसानी हासिल कर सकता है इससे। व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो नेबुलाइजर की आपने बात की, बेसिकली इसका ताल्लुक है सांस से। ये सांस की थेरेपी के लिए यूज होता है और डिफरेंट जो आपकी दवाएं हैं नेबुलाइजर के जरिए मरीज को दी जाती हैं। डिफरेंट अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में भी नेबुलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सांस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान का सांस रुक जाता है तो उसके बाद इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो इजादात हैं वो सिर्फ कराची या पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ पे भी हूँ हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने तलबा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया है और यकीनी तौर पे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये बहुत अच्छी खबर थी कराची से। लेकिन अब मेरे पास बहुत बुरी खबर है कराची से। कराची में अगर 1 जनवरी 2024 की बात करूं, वहाँ से 31 जनवरी 2024 तक की बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम्स और वारदातों में जो इजाफा हुआ है वो होशरबा है। शहर में 10 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डकैती, मजामत पर डाकू की फायरिंग से 105 शहरी जाबाक हुए और दीगर वाक़यात में 478 शहरियों ने अपनी जान से हाथ धोए। और कराची के 39,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से, जबकि 16,777 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। 10 माह के दौरान बत्ताखोरी के 80 वाक़यात और अगवा बराए तावान के 19 केसेस रिपोर्ट हुए। और इस अरसे में 1,490 शहरियों को कार से भी महरूम किया गया। और जनवरी से अब तक 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। मतलब अच्छा हसनैन, इसमें अब मुझे जब आप स्टोरी बता रहे थे अपने नाज़रीन को तो यही सामने आ रहा था कि कराची जैसा मतलब इतना विब्रेंट सिटी है, वो इतना बड़ा, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना बहुत लम्हा फिक्रिया है। हम देख रहे हैं आए दिन, हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, क्लिफ्टन हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, डिफेंस, इस तरह के इलाकों में जो है वो स्नैचिंग के जो वाक़यात है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इस हवाले से इक़दाम तो उठाए गए थे
स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, CCTV कैमरेस लगाए गए थे, लेकिन उनका कोई अमली तौर पर हमें फायदा नजर नहीं आया है। डेफिनेटली असल में मसला ये है कि जिस तरह आप कह रही है ना कि वहाँ पे वाइब्रेंट सिटी है, लेकिन इस्लामाबाद से वाइब्रेंट भी कोई सिटी नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के वाकयात भी आपके सामने। असल में प्रायोरिटीज का मसला है, जब आपकी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, बिल्स पे होती हैं, 26वीं आईनी तरमीम पे होती हैं, 27वीं पे होती हैं, तो फिर ये वाकयात स्ट्रीट में भी होते हैं और ये जो स्मोक के हालात हैं ये भी आपके सामने इसी तरह के वाकयात होते हैं। जी हाँ, कराची के बाद अब आपको एक और अहम खबर दे रहे हैं जी। मोटरवेज और हाईवेज पर अब एम्बुलेंसेस को भी टोल टैक्स देना होगा। बहुत ही ये गंभीर मामला है कि अब एम्बुलेंसेस भी टैक्स पे किया करेंगी। एम्बुलेंसेस पर जो है वो हाईवेज और मोटरवेज पर टैक्स का रिफास के खिलाफ एम्बुलेंसेस जो ड्राइवर हैं वो मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और शायद ये एहतजाज जायज़ भी है, होना भी चाहिए। एक फलाही तंजीमें हैं जो कि आवाम की खिदमात के लिए काम करती हैं, वो अब टैक्स पे करेंगी। गुज़श्ता हफ्ते की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान एम्बुलेंसेस पर हाईवेज एंड मोटरवेज पर टोल टैक्स के निफाज के खिलाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है 950 से ज़ायद जो ड्राइवर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज में यही मुतालबात उनके सामने आ रहे हैं कि हम लोग अब ज़ाहिर फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, इसके साथ साथ जो है वो यही मुतालबात उनके ये भी सामने आ रहे हैं कि हम लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे मरीजों को, हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही हमारे एम्बुलेंसेस को। आई थिंक सो ये जो डिसीजन लिया गया है हुकूमत की जानिब से उसको रिकॉन्सिडर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि उसमें कोई भी बंदा खुशी तो बैठता नहीं है, जो भी बैठता है या तो मरीज होगा या अमवात की सूरत में डेड बॉडी को लेके जाती हैं एम्बुलेंसेस। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस तो दुनिया में जहाँ पे भी चलती है ना वो फास्ट लाइन पे चलती है और उसके लिए आपको तमाम तरह जो टोल टैक्सेस, तो क्या मैं कहता हूँ कि आपका वो जो हमारे यहाँ टोल टैक्सेस का वो डंडा जो होता है ना वो पहले ऊपर हो जाना चाहिए। सो गवर्नमेंट को इस हवाले से रिकंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब फिर कराची की बात करते हैं, जहाँ पे अब मेरे पास थोड़ी सी अच्छी खबर है। अच्छी बुरी खबरें आप लेके आ रहे हैं। अच्छी बुरी खबरें वैसे हम आइंदा ये करेंगे कि पहले अच्छी खबरें रखेंगे फिर बुरी खबरों पे लेकिन मुझे लगता है बैलेंस ठीक है, पहले अच्छी फिर बुरी। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो पहली रेलवे लाइन है वो कहाँ पे बनी थी? नहीं, मुझे नहीं याद, आप बताएंगे तो मुझे इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। पाकिस्तान की पहली रेलवे लाइन जो कराची को कोठरी से मिलाती थी 1858 में तामीर की गई और इस तारीखी लाइन ने मुल्क के नकलो हमल के नेटवर्क में तरक्की की एक नई बुनियाद रखी थी, जिससे रेल की तोसी की राह में काफ़ी जो राहें थी वो हमवार हुई थी। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे का पहला नाम बड़ा ज़बरदस्त था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे था। अच्छा। और फरवरी 1961 में रेलवे का नया नाम पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे रखा गया और फिर जब सुकूत मशरिक पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद मई 1975 में पाकिस्तान रेलवे इसका नाम रखा गया था, जिसको आज पाकिस्तान रेलवे के नाम से हम जानते हैं। तो एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ थी जो कि हमने सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई देखी, तो हमने कहा कि आपके साथ भी थी, इसको शेयर किया जाए। 1858 में पहली रेलवे लाइन जो है वो बनाई गई थी, जो कि जो सिंध के जो अंदरूनी जो इलाके थे जिनको हम देहाती इलाके कह सकते हैं, वहाँ पर जो है उस वक्त तो वो हुए देहात होंगे। अगर कराची की भी बात कीजिए तो वो भी थोड़ा ही देहाती होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब जी आगे हम बढ़ते हैं और आपके पास मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर एप्पल यूज़ करते हैं? आईफोन। मैं पहले एंड्रॉयड करता था, अब आईफोन करता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं दोनों यूज़ करती हूँ। अब मुझे इसका एनालिसिस आप बताएंगे कि ये आप दोनों यूज़ करती हैं? मैं दोनों यूज़ करती हूँ, एंड्रॉयड भी करती हूँ और एप्पल भी करती हूँ। अब आप मुझे बताएंगे जो स्टोरी में आपके साथ। मुझे लगता है कि कहीं ड्यूल पर्सनैलिटी तो नहीं है आपके अंदर, क्योंकि जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं ना वो इस वजह से करते हैं कि एप्पल उनको आसान लगता है, जो एंड्रॉयड करते हैं वो इस वजह से करते हैं। लेकिन अब जो स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें यही बताया गया है, जो तहकीक की गई है या फिर जो रिसर्च जो स्टडीज सामने आई हैं उसमें ये कहा गया है कि भाई क्या एंड्रॉयड या आईफोन शख्सियत पर असरअंदाज होता है या फिर नहीं। स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ फिर आपसे पूछूंगी। जी हाँ, इस बात का कोई हकीकी सबूत तो नहीं है कि एंड्रॉयड सारफीन आईफोन इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में ज्यादा शाइस्ता या फिर बेहतर है या फिर नहीं, लेकिन एंड्रॉयड और आईफोन के दरमियान इंतखाब आम तौर पर जाती तरजीह, बजट या खुसूसियात पर आता है, ना कि शख्सियत या किसी और वजह से आपकी सलाहियत, तजुर्बे और आदात से तश्कील पाती है, ना कि इस फ़ोन से जो आपका इस्तेमाल में है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आपके पास आईफोन हो। इस तरह के जो देखिए अनूसी तसव्वुरात की कोई हकीकत भी नहीं है, क्योंकि हर फर्द मुनफरिद होता है। मुझे भी यही लगता है कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर कोई सेपरेट होता है। तो ये जो पर्सन जो है ये प्रेफरेंस होती है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है और कौन सा यूज़ करना है। मेरा ख्याल है कि ये स्टोरी ना पाकिस्तान के जो मुआशरा है ना इसमें जो प्रिवेल करती हैं चीज़ें उसकी अक्कासी करती है। हमारे यहाँ
पता नहीं क्या वजह है कि आईफोन को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हर किसी के हाथ में आईफोन होता है, या फिर पीटीए होता है या फिर नॉन पीटीए होता है। लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, जिस तरह हम आईफोन को देखते हैं, एंड्रॉयड को देखते हैं, वहाँ पे तो स्टेटस सिंबल है आईफोन, लेकिन वो एक ही होता है। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए कि अगर एक आईफोन है जो कि पीटीए है, वो 3-3.5 लाख रुपए का मिलेगा, तो वो कहते हैं यार नॉन पीटीए ले लेते हैं 2-2.25 लाख का, लेकिन हमारे हाथ में आईफोन होना चाहिए। सो ये दुनिया भर में इस तरह नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में एक ही फ़ोन होता है, या वो आईफोन रखते हैं या फिर एंड्रॉयड रखते हैं। और पाकिस्तान में इसी वजह से 2 फ़ोन बहुत सारे लोगों के पास होते हैं कि वो बेसिकली अपने एंड्रॉयड से आईफोन को इंटरनेट दे रहे होते हैं और बाकी तमाम तर चीज़ें वो आईफोन में यूज़ करते हैं। वजूहत क्यों भी बताई गई हैं, शायद वो किसी हद तक ठीक है कि जैसे आपने स्टेटस के हवाले से बात की, एंड्रॉयड में ये है कि ये भी बताया जा रहा था इसी स्टडीज में कि वो थोड़ा सा कस्टमाइजेबल होता है, फिर उसके बाद अफोर्डेबल भी होता है। दूसरा ये कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो समझ आ जाती है, जबकि जो आईफोन यूजर्स होते हैं वो थोड़ा सा स्टेटस के हवाले से ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा जो है ना प्रीमियम चीजों पर ज्यादा स्पेंड करना बेहतर समझते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जो आजकल ना, आखिरी बात करके आगे चलते हैं, जो आजकल प्राइस के हवाले से बात की जाती है ना कि आईफोन की प्राइस ज्यादा है और एंड्रॉयड की ज्यादा नहीं है। आजकल एंड्रॉयड फोन्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि आईफोन की प्राइस के बराबर के हैं। exactly. सो जो एंड्रॉयड यूजर है वो कभी भी आईफोन की तरफ नहीं आते, जो आईफोन यूजर है वो कभी भी एंड्रॉयड की तरफ नहीं जाते। जो जिस भी फोन को यूज करता है उसी तरह उसको यूज करता रहता है। आगे चलते हैं और आगे एक खबर के हवाले से आपको बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक अरबपति शख्स और आम शख्स में क्या फर्क होता है? एक अरबपति शख्स यार है, उनकी बहुत सा फर्क है, उनके रहन सहन लाइफस्टाइल में बहुत सा डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसी है गजल, बिल्कुल ठीक कहा गजल ने आपको, और मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करना चाहूंगा। एक अरबपति शख्स औसतन आम फर्द के मुकाबले में माहौल पर ज्यादा असरअंदाज होता है। ये माहौल की बात करो, इन्वायरमेंट की बात करो, आपकी सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 90 मिनट के अंदर एक अरबपति इतनी ही कार्बन आलूदगी पैदा कर सकता है जितना एक औसत शख्स अपनी पूरी जिंदगी में कर सकता है। एक एवरेज शख्स जो होता है वो पूरी जिंदगी में इतना माहौल खराब नहीं कर सकता जो कि अरबपति शख्स अपने 90 मिनट में कर सकता है। इसकी वजूहत ये है कि ये नुमाया फर्क की सबसे बड़ी वजह जो निजी जेट तैयारे हैं वो है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, फिर तेल और कानकुनी जैसी आला अखराज वाली फैक्ट्री हैं, ये भी अरबपति लोगों की होती है। उसमें सरमायाकारी की वजह है ये सरगर्मियाँ कम आमदनी वाली कम्युनिटीज़ को मुतासिर करती हैं जो मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात का शिकार होती हैं। और यही वजह है कि जो अरबपति शख्स है वो ना सिर्फ मुआशरे में मुनफरिद होते हैं बल्कि वो माहौलियाती तब्दीलियों में भी बड़े असरअंदाज होते हैं। उनका एयर ट्रैवल ज़्यादा होता है ज़्यादा, जिस वजह से पोल्यूशन होती है, और एक आम आदमी तो ज़ाहिर है वो फिर सोच ही सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और भी अहम स्टोरी है हमारे पास जी। एक मुनफरिद मुलाजमत आई है हमारे सामने। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लाइट हाउस कीपर रोल की पेशकश की गई है और जिसकी माहाना जो सैलरी है वो 1.2 मिलियन की हैरान कुन तनख्वाह है। ये $12 लाख। जी हाँ, आप जाना चाहते हैं? आप स्टोरी बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर देखूंगा मैं जाना चाहता हूं या नहीं। ठीक है जी, आपको बताते हैं कि मुतासिर कुन तनख्वाह के बावजूद बहुत कम लोग जो है दरख्वास्त गुजार जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस मुलाजमत में दूर दराज इलाके यानी कि तवील अरसे तक तन्हाई में शामिल होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर दराज आइसोलेटेड एरियाज जो होते हैं ये कह सकते हैं, वहाँ पर ये मुलाजमत है। और लाइट हाउस कीपर की मुलाजमतें अक्सर तनहा साहिली मकामात पर होती हैं और किस तरह जो है वो कुछ आला मुआवजा देने वाले अहदे की जो तर्ज ज़िंदगी है और ज़ाती सुकून में अहम कुर्बानियाँ मांगते हैं, यानी कि जो लोग थोड़े से आइसोलेटेड हैं, जो लोग पीस मांगते हैं, नेचर लवर्स होते हैं, उनके लिए ये जो मुलाजमत है ये बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसी है। लाइट हाउस के हवाले से आपको बताता चलो कि लाइट हाउस ये पुराने वक्तों में इसका बड़ा अहम किरदार होता था। ये समुंदर में जितनी भी आपकी हादसात होते थे उन हादसात को रोकता था। अब होता ये है कि अब लाइट हाउस कम होना शुरू हो चुके हैं, उस रफ्तार से लाइट हाउस नहीं है क्योंकि नेविगेशन के बहुत सारे सिस्टम अब इस दुनिया में आ चुके हैं इंटरनेट के बाद। और ये लाइट हाउस इस वक्त मौजूद है कोस्टल एरिया फ्रांस के अंदर और बिल्कुल समुंदर के अंदर है। यहाँ पे गहरी लहरें आती हैं और आके आपको अगर जो वहाँ का मकीन होता है ना उसको तंग भी करती हैं। अच्छा। उसने 3-4 काम करने होते हैं। सबसे ज्यादा उसने सोना होता है, फिर उसने ईट स्लीप एंड ड्रिंक, ये 3 काम करने होते हैं। 3 काम के बाद जिस काम के उसको 12 लाख रुपए मिलते हैं वो 2 काम है। एक तो उसने टावर की लाइटिंग का ख्याल रखना है और टावर के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका ख्याल रखना है। लेकिन वहाँ पे सोना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस टावर के ऊपर जब पूरे का पूरा समंदर की लहरें आ जाती हैं तो इंसान दंग रह जाता है और ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसी वजह से $12 लाख इसके दिए जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्योंकि तन्हाई जिस तरह आपने पहले बताया था बहुत मुश्किल काम है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपसे खबर शेयर की थी कि चींटियाँ किस तरह
एक जब खुशबू फोत का हो जाए इखराज तो होता है और वो अपनी मौत की तरफ जाती हैं और उसके बाद तमाम तर चूंटियाँ उनके सफ़र आखिरत की तैयारी करती हैं, करती हैं। उनकी तदफीन करती हैं। आज हम बताते हैं व्हेल मछली की, तो आपने सुना होगा। हाँ जी। व्हेल की मौत जो कि ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है बहुत अच्छा। सारे और हैवानात को। जी हाँ, जब व्हेल मछली मरती है तो समुंदर में डूब जाती है। जैसे ही व्हेल और इससे ये जो डूबना होता है ना, इस अमल को व्हेल फॉल कहते हैं कि अच्छा। व्हेल गिर गई है। और ये अगर गहरे समुंदर की बात की जाए तो जो जनूबी ओकेयानूस है उसमें पहली दफ़ा व्हेल फॉल की दरियाफ्त हुई थी, जो कि 2010 में हुई थी। और ये हादसाती तौर पर हुई थी। इसके हवाले से कोई तहकीक ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे जो साइंसदान थे वो बैठे हुए थे। अगरचा दुनिया की इस हिस्से में बहुत ज़्यादा व्हेल्स थी और गहरे समुंदर में इससे पहले कोई लाश नहीं मिली थी। व्हेल के मरने से बहुत सी समुद्री हैवानात को ज़िंदगी मिलती है और बहुत सी समुद्री हैवानात ऐसे हैं जो कि व्हेल के मरने के ऊपर उनकी ज़िंदगी को तवालत मिलती है, क्योंकि अच्छा। व्हेल के मरने से बहुत सारे हैवानात की ग़ज़ा का मामला है, वो व्हेल को खाते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समुद्र के अंदर जो कि व्हेल के मरने से ही पैदा होती हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इंसानों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब एक हैवान मर रहा होता है तो वो अपने साथ 1200 या 1300 में पढ़ रहा था तहकीक के मुताबिक। हैवानात को एक तो ज़िंदगी भी देती है और फिर साथ साथ उनको खाना खुराक की तमाम तर चीज़ें सालों तक प्रोवाइड करती रहती है। हाँ, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टोरी थी कि हैवानात के लिए मतलब एक व्हेल का मरना दूसरे लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आप देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है और जो ज़ाहिर है फिर इस पे हम क्या कह सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव स्टोरी थी ये। तमाम तर आज की स्टोरीज थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे पाकिस्तान को खुश किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज की, जो कि हमने 22 साल बाद जीती है ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले 2002 में हमने वकार यूनुस की क़यादत में शिकस्त दी थी और अब 2024 में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हमने शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बाद वो दूसरी टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को वाइट बॉल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा शिकस्त दी। 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने उनको वाइट बॉल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हराई और 2 दफ़ा पाकिस्तान ने हराई। हालांकि एशियन टीम्स जब भी जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कोई ज़्यादा खास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती और पाकिस्तान के बॉलर्स चाहे रहे, पाकिस्तान के बैटर्स ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है। स्पेशली अगर ओपनिंग की बात की जाए तो हमारे ओपनर्स ने दोनों ही मैचेस में, अगर एडलीड वाले मैच की बात की जाए या फिर पर्थ के मैच की बात की जाए, दोनों में ही ओपनर्स ने जिम्मेदारी से बैटिंग की और मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो प्रेशर आता था वो नहीं आया और यूं पाकिस्तान तारीख रकम करने में कामयाब हुआ। इंग्लैंड के बाद अब हमने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप दुनिया को बताया कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम बैक कर सकते हैं। इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजा। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुबह की सोच। नसीम साहब, तारीख रकम की है, पाकिस्तान ने 22 साल बाद हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराने का जो मिशन था वो मुकम्मल हुआ है। रजल, देखें, गुड मॉर्निंग पहले आपको, हसनैन को और आपके जितने व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों को। पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फतह थी। हम जितने मैचेस हार गए थे, हम जिस अंदाज से मैचेस हार गए थे, हमने जीते हुए मैच ग्रिप करने के बाद, बड़े स्कोर करने के बाद, अच्छी विकेटें लेने के बाद हमने मैच दे दिए। बहुत सारी जगहों पे आप उठा के देखें तो पिछले 2 साल में हमारी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। तो उसके बाद जब हम पहला टेस्ट मैच भी हार गए और उससे पहले बांग्लादेश से सीरीज हार गए, तो एक ख्याल जहन में ये आना शुरू हो गया था कि हमारी क्रिकेट शायद बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल जमीन पे जा चुकी है। अल्लाह ना करे हमारी क्रिकेट को उठाने के लिए अभी, क्योंकि हमारे जितने टॉप परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमारी क्रिकेट को हमें उठाने में भी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट उठ गई है, लेकिन हमारी क्रिकेट उठने की जानिब इशारा जरूर दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है। जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीते, दैन अभी हमने तो शायद उनके वाइट वॉश कर जाते ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा जिस वक्त पाकिस्तान टीम रवाना हो रही थी, कोई ये कहे पाकिस्तान जाके ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश कर देगा ओडीआई में, कोई भी नहीं मानेगा। फिर अगर कोई ये कहेगा कि पाकिस्तान जाके जो है ना वो सीरीज जीत लेगा,
तो भी लोग जो है वो मुस्कुरा के कहेंगे यार बहुत मुश्किल काम है। तो और वो हम सब करने में कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह अच्छी तरफ आप कामयाब होंगे। 2 साल बहुत हार गए हम लोग। अच्छा नसीम भाई, चेंज कहाँ पे देख रहे हैं? यही टीम थी जो कि हार रही थी बाबर आजम की क़यादत में, यही टीम हार रही थी पहले शान मसूद की क़यादत में, लेकिन उसके बाद शान की क़यादत में तो ये टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब हुई 2015 के बाद पहली दफ़ा। अब यही टीम मोरलेस वही लड़के हैं, 8 से 9 वही लड़के हैं, मिडिल ऑर्डर में शादाब या नवाज नहीं है, उसके अलावा वही लड़के, और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और बड़ा वन साइडेड शिकस्त दिया। अब अगर तीनों मैचेस देखें तो नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ी वन साइडेड शिकस्त दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से हम तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैच हार गए वो भी हमने जीत लिया था, हम उस जगह पे उस मैच को लेकर आ गए थे। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मेरा ख्याल है इसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। एक, हमने नंबर 1 के इंसाफ पर मबनी फैसले किए। इंसाफ पर मबनी फैसले से मेरी मुराद ये है कि आपने जो है वो नए खिलाड़ियों को मौका दिया, आपकी स्पिनिंग कंडीशन आपके लिए ज्यादा साजगार होती है, आपने वो बनाई। आपने जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी की, और इसमें मैं आकिब जावेद को बहुत क्रेडिट दूंगा। सब लोग आकिब जावेद को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट कब तक है? मुझे बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला ये क्रेडिट बहुत अरसे तक चलता रहे और पाकिस्तान जीतता रहे। लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर इंडिया 3-0 हार गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो कुछ भी क्रिकेट में हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि वो मैच जो है वो हार जाएंगे, तो वो तो सीरीज हार गए। जी नसीम साहब, जैसे अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात किया, यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन तैयारी उनकी उस तरह से नजर नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि टॉस कितना इफेक्टेबल रहा है? पहला टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, वो जीत गया। दूसरे दोनों टॉसेस जो है वो पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान जीत गया। देखिए, टॉस शायद इतना मैटर डे नाइट मैच में उस वक्त करता है कि जिस जगह पर रात में ड्यू फैक्टर हो, वरना तो दिन में आपको बैटिंग करने को मिलती है, थोड़ी पिच खासी सूख चुकी होती है, और शाम में भी तो ऐसा ड्यू फैक्टर सही से बताऊं दिखाई नहीं दिया पूरे तीनों मैचों में। तो टॉस का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं था। दूसरी चीज ये कि बहुत आसान पिच के ऊपर जो है वो रिजवान ने बड़े टफ डिसीजन लिए। दोनों मरतबा रिजवान ने जो फील्डिंग का फैसला किया, मेरे ख्याल पाकिस्तान का कोई और कप्तान होता वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग ही करता कि पैराडाइज पिचेस पे सबसे पहले रन कर लो। तो उसने अपने रन नहीं देखे। हमारे यहाँ पे आमतौर पे जो कप्तान बनते हैं, बैट्समैन कप्तान बने तो बैटिंग पिचेस बनेंगी डोमेस्टिक में। अगर हमारे यहाँ पे जो है फास्ट बॉलर कप्तान होता है तो फिर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिचेस बन जाती है। ऐसा पाकिस्तान में चलता रहता है। तो नसीम साहब, सारा मसला आपको नजर आया कप्तान का ही था, क्योंकि वही टीम, जैसे पहले हसनैन ने भी बात की, वही टीम थी, बट जैसे ही कप्तान भी चेंज हुआ तो टीम भी जीत गई। तो मसला सिर्फ यहीं पर आ रहा था। ये अभी मैंने आपको कहा ना कि इट्स टू अर्ली टू से, अभी इतनी जल्दी कोई बात नहीं की जा सकती। आपको कप्तानी का मसला, मैं खुद भी ये बात कह रहा था कि शायद रिजवान को कप्तान बनाना टीम के मफाद में ना हो, क्योंकि मैं ये बात कहता था कि उस ग्रुप से कप्तान ना बनाओ जिस ग्रुप ने वर्ल्ड T20 का डेबेकल किया। वहां पे आपने जाके अपनी मनमानियां की, आप अपने आप को जो है वो किस सूरत हाल में ले आए कि प्रॉब्लम में आ गई थी सीरीज। तो इसको जरा देखना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमने एक चीज़ तो बड़ी वाजे देखी है, ठीक है कप्तान को क्रेडिट, कल अगर हार गए तो फिर कप्तान को डिसक्रेडिट भी दिया जाता है और डिसऑन कर दिया जाता है, लेकिन टीम जेलिन नज़र आई है। आप जितने भी मैचेस देखिए ना, बाबर, शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, रिजवान, सारे जेलिन नज़र आए। तो क्या समझते हैं रिजवान की कप्तान बनने के बाद, या फिर मुल्तान टेस्ट से ड्रॉप होने के बाद बाबर और शाहीन को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब टीम से बाहर भी हम निकल सकते हैं, लिहाजा ग्रुपिंग पे नहीं परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी है? मेरे ख्याल ये बात समझ में आ गई, और कुछ चीजें हमें लग रहा था कि शायद पैगाम सही नहीं है, लेकिन हर तरीके से पैगाम जाके हथौड़े पे लगे और खिलाड़ी तमाम के तमाम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी चेंज पाकिस्तान क्रिकेट में ये जरूर है कि खिलाड़ी जान लगा रहे हैं और जम के खेलते हुए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी दिखाई दिए। बहुत सारी चीजें हंसने का मैं आपको बताऊं,
पाकिस्तान क्रिकेट को अभी भी बहुत टाइम दरकार है। इसकी वजह ये कि देखें, आपका एक अभी ट्रांजैक्शन पीरियड आने वाला है, एक बड़ा ट्रांजैक्शन पीरियड, क्योंकि अभी बाबर आजम हो गए और जैसे और भी कुछ प्लेयर्स हैं, फखर है, कुछ लोग ना अपने अब ऐसा ऐसा बढ़ेंगे 4-5 साल में, 6 साल में रिटायरमेंट की जाने। आपको पीछे से बैकअप दे रहे हैं, आपका बैकअप क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन है। अगर आप, मैं भी बात करता हूँ, हम जीत की बात कर रहे हैं, हमने हमारी क्रिकेट को ये हो गया, वो बेहतरी हो गई, भाई फहमुल हक की रवानगी अंडर 19 में, ये मेरे ख्याल डिस्कसेबल पॉइंट है। और फहम के आगे पीछे लड़के जरूर देखने चाहिए कि कौन किसकी परफॉर्मेंस क्या थी। फहम बहुत टैलेंटेड होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जिस वक्त जिसका हक बन रहा हो उसको जाना चाहिए। यहाँ पे कोई उबैद लड़का था, उसके खासे रन थे, आपने उसको बुलाया, बुलाने के बाद वापस उसके वालिद आके ले गए और वो कायदे ट्रॉफी का दोबारा मैच खेल रहा है। ऐसे और सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो मेरा मशवरा ये कि अगर आकिब जावेद को इतने सारे क्रेडिट दिए जा रहे हैं हसनैन, कि वो आए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने पिचेस बना दी, उन्होंने कोचेस को भी ला दिया, उन्होंने कप्तान को भी चार्ज कर दिया, उन्होंने अजीब सी बैटरी को ही लगा दी है पाकिस्तान टीम में, कि वो जो जमीन पे लेटी हुई थी वो उठ के भागना शुरू हो गई है। तो यार ये जो अंडर 19 की सतह पे अगर कोई भी ज्यादती हो तो सिलेक्शन कमेटी तो हमारी एक ही है, तो इस पर भी आकिब जावेद से जवाब जरूर देना चाहिए कि तमाम मीडिया बात कर रहा है। और अगर आप जवाबदेही करेंगे तो इसका फायदा ही आपको अपने उमूर चलाने में होगा, मैं ये समझता हूँ। अच्छा नसीम भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसमें पाकिस्तान में होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जानिब से डिनाइल आ चुका है। पहले आईसीसी को, फिर आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी जगह पर अकड़ जाए कि हमने सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है। सो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला एक डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए यार, मेरी अपनी जाती राय में समझदारी से डील करना चाहिए, इसको अना और जज्बात की नजर नहीं करना चाहिए। आप टिट फॉर टैट वाली बात करें, जिसको जो आपकी हिम्मत नहीं होती है। जब वो आपके साथ ऐसा करते हैं, जब एशिया कप में किया था, तो फिर आप क्यों वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे? अगर आपके साथ उन्होंने इस तरह जो है वो बिहेव किया था, तो आपने क्यों मुतालबा नहीं किया कि हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत किए जाए? क्या हम कोई कमजोर है? हम कोई जो है वो थोड़े से नीचे दर्जे के लोग हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं आप वैसा करें। आप उतना पैसा नहीं ला सकते क्रिकेट के अंदर, लेकिन आप वो मुल्क हैं कि जो क्रिकेट में पैसा लाने का सबब है। अगर इंडियन टीम के बाद कोई टीम आईसीसी इवेंट में पैसा लाने का सबब बनती है तो वो पाकिस्तान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच, कोशिश होती है आईसीसी की हर इवेंट में एक की जगह दो हो जाए, क्योंकि इवेंट एक तरफ और वो एक मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मना करेगा तो ब्रॉडकास्टर्स पर दबाव नहीं आएगा। हर चीज पे आईसीसी पे तो बहुत दबाव आएगा, ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सारी चीजों में दबाव आ रहा है। पाकिस्तान कुछ भी कह सकता है, पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि जैसे राशिद लतीफ साहब ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। देखिए, मेरी अपनी जाती राय में आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए यार। 13 अरब रुपए खर्च करके आ रहे हैं हसनैन और गजल, हम लोग 13 अरब रुपए खर्च करके आ रहे हैं ग्राउंड पे। तो हमने सिर्फ एक इंडिया के लिए किए थे, हमने एक इंडिया के लिए तो नहीं किए थे, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किए थे। लोग कहते हैं कि जी पहले एशिया कप के बिल्कुल हल्के मैचेस हमें मिल गए थे। देखिए, उस वक्त एशिया में टीमों का ग्राफ जो है वो इतना बड़ा नहीं था जो जितना इससे चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब सबकी पार्टिसिपेशन आपको दिखाई दे रही है तो हिम्मत करके बोले ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेते हैं आप। लेकिन अब हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हम अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। और अगर उस वक्त भी ऐसा हो ना, देखिए आपके पास जवाब होना चाहिए। मैं ये कह दूं कि यार मैं नहीं खेलूंगा, ये बात समझ में नहीं आती है।
मेरी अपनी जाती राय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सुलझे हुए अंदाज से इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आपके 13 अरब रुपए लगे हुए, आप ऑस्ट्रेलिया का मैच तो कराएं इन ग्राउंड में, आप इंग्लैंड का मैच तो कराएं इन ग्राउंड में, बाकी इंडिया से खेलने के लिए चले जाएंगे। लेकिन हमेशा जब भी कोई एशिया कप या वर्ल्ड कप इंडिया में हो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की मैनेजमेंट से वाबस्ता लोग ये इंश्योरेंस नहीं लेते कि जो इंडिया में इंडिया ने लिया है अभी नहीं आ रहे वो, और सिक्योरिटी का बहाना बना रहे, अगर पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया तो अफसोस होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नसीम साहब, अब जैसे आपने बात की है कि कोई सॉलिड रीजन नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है इंडिया के पास, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने नहीं आना। पाकिस्तान ने भी हमेशा से अच्छा जेस्चर दिया, पाकिस्तान ने भी मैचेस खेले हैं, लेकिन अब इससे नुकसान तो इंडिया को भी होगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो जाहिर है एक ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, पूरी दुनिया ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का देखती है। गजल देखे ना, ये सारे ममालिक के रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। आईसीसी जो अर्न करता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 38% तो इंडिया ले जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा धचका तो आईसीसी के बाद इंडिया को लगेगा, फिर उसके बाद और टीमों को लगेगा। तो जो बाकी क्रिकेट बोर्ड है वो भी बैठ के मेरे ख्याल है अभी इस मामले में बीच में आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्रिकेट 10 ममालिक खेलते हैं, ये फीफा नहीं है 210 ममालिक खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि जिसके 210 ममालिक है, ये तो है ही टोटल 10 ममालिक। तो उसमें खेल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, खेल को बहुत शदीद नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली नुकसान जब पहुंचेगा, ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी शर्त है कि इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर होगा, और अगर ये 2 हो जाते हैं तो उसकी कीमत का लेवल एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ब्रॉडकास्टर्स की इतनी अहमियत है, क्राउड की इतनी अहमियत है, दुनिया क्रिकेट देखना चाहती है, पाकिस्तान हर तरह का प्रेशर डाल सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा लॉस इंडिया एफोर्ड कर सकता है, और वो ये जब बहुत ज्यादा अड़ी हो जाए तो वो ये बात कह सकता है कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान के बगैर खेल रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स और बाकी लोग, आप लोग जो कुछ भी कम करना चाहते हैं पैसे आप नेगोशिएट कर लें। तो उस वक्त जब अगर हम इस तरह आइसोलेट हुए ना, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। हमें अपनी ताकत को भी समझना चाहिए और अपनी कमजोरियों को भी समझना चाहिए। हमारी ताकत ये है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क है जो इंडिया से मैच खेलता है, लेकिन हमारी कमजोरियां इतनी ज्यादा है कि हम इतने बड़े एडवांटेज का आज तक फायदा नहीं उठा पाते। ठीक हो गया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, और जाहिर है अगर मामलात ख़राब हैं तो कोई डिप्लोमेसी होनी चाहिए। अगर अभी आप क्रिकेट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मामलात हैं, कहां पर जा रही है हमारी इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का वफ्द 11 यानी कि आज से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है, और इस दौरे का जो पर्पस है, मकसद है, वो पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की को सहारा देने के लिए $1 अरब के इजाफी कर्जे पर बातचीत करनी है। और इसके अलावा हुकूमत का सर्दियों के 3 माह यानी कि दिसंबर तक फरवरी तक बिजली इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज भी देने का फैसला किया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। और उनका ये कहना है कि इस पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा, और घरेलू सार्फिन को मुख्तलिफ जो है वो मामलात में 11 स्लैब्स में 11 रुपये 42 पैसे से लेकर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट तक बचत भी मिलने जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस पैकेज के तहत कमर्शियल सार्फिन को मौसम सरमा के 3 माह में बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर 13 रुपये 46 पैसे से लेकर 22 रुपये फी यूनिट तक बचत होगी, जो कि 34 से 47% फी यूनिट बनती है। तो ये मामलात हैं। और साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब है, उन्होंने कहा था कि जो रहा है ये एक अनशेड्यूल अनप्लान्ड विजिट है हसनैन, और साथ ही साथ कुछ बात कर रहे थे वो क्रेडिबिलिटी की भी और डेफिसिट के हवाले से भी, ट्रस्ट डेफिसिट भी है। तो इस मुतालिक हम बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले कि आप या हम गेस्ट की तरफ जाएं, पहले जरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बयान भी दिया था, आपने जितनी भी खबर दी वो सुन लेते हैं, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं।
हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन उनके लिए ये पैकेज वो ये है कि 13 रुपये 46 से लेकर 22 रुपये फी यूनिट बचत होगी कमर्शियल सार्फिन के लिए। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी एक्सप्लेन किया, गज़ल ने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैं स्ट्रेट अवे चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, ये हमारे जैसे पढ़े लिखे शख्स को समझ नहीं आता कि किस तरह की इन्होंने डिफरेंट स्लैब्स दी हैं और डिफरेंट स्लैब्स में वो भी सर्दियों में जाके बिजली की रिलीफ दे रहे हैं। क्या आपको समझ आया ये सब कुछ? होता ही नहीं है Exactly. जी बहुत शुक्रिया। ये तो बार बार ऐलानात इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमें समझ ना आए, और अल्फाज का और ये नंबरों का हेर फेर, हिंसों का हेर फेर ऐसा होता है कि आम आदमी को समझ ना आए। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये नहीं है कि हुकूमत अब ये कोई बहुत बड़ी रिलीफ देने चली है। जो बोझ लोगों पे डाला गया है और पिछले चंद साल में ये जो पाकिस्तान पे एक माशी आफत आई है, उसका जवाब और उसका हिसाब कौन देगा? इस वक्त मुल्क में एक जुमूद की कैफियत है। आपकी मईशत वाज़े तौर पे इस वक्त सुस्त रवि तो पीछे रह गई, बात बिल्कुल ठहराव की सतह पे आ गई है, और यहाँ पे सरमायाकारी के जो अंदिए मिल रहे हैं वो कोई बहुत ही सुस्त हैं, बहुत ही ना होने के बराबर हैं। बल्कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को बीच में लिए जाए तो फिर पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तो मनफी सिमत में जा रहा है। अब इसका हल क्या है और इसमें मसाइल क्या हैं? बहुत बड़ा मसला मुल्क के तूलो अर्ज में कॉन्फिडेंस का भी है, यानी लोगों को हुकूमतों पे एतबार ख़त्म हो गया है। फिर मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है, बहुत फैलाव है, जिसका एक सियासी पस मंज़र भी है जो कि पिछले इलेक्शन से चला आ रहा है, और उस बेयकीनी का ताल्लुक माशी पॉलिसीज से भी है। इस वक्त मुल्क की ख़ास तौर पे ज़रूरी शोबा बिल्कुल पिसा हुआ है, और मुल्क में जो गंदम की कीमतों का एक बहरान हुआ, क्रैश हुआ पिछली फसल के बाद, उसके असरात देही इलाकों में अभी तक चल रहे हैं। मजमूई तौर पे पाकिस्तान की माशी सेहत इस वक्त बहुत ख़राब है, यानी बहुत ज़्यादा आम लोगों के लिए, सवाए स्टॉक मार्केट की अच्छी अच्छी खबरों के जो कि आप रोज़मर्रा सुनते हैं, बाकी जो जमूद की कैफियत है तो आम लोगों के लिए ये तो एक बीमार मईशत है। अच्छा बुखारी साहब, ये भी बताएं कि अब जो विजिट हो रहा है, डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, ये एक अनप्लान्ड और अनशेड्यूल है। इससे पहले ये नहीं कहा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अब सदर मुंतखब हो चुके हैं और नेथन पोर्टर चाहते हैं कि डॉलर्स का बैग भर के जल्दी से पाकिस्तान को दे दें? ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, वैसे ये ना हो कि फिर बाद में गिले शिकवे शुरू हो जाएं। ये मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। अंदर की खबर जब तक ना हो तो फिर उसका दावा करना खासतौर पे पब्लिक में बहुत बुरी बात होती है। लेकिन ट्रंप के आने में अभी कुछ, यानी वो जीत तो गए हैं और उसके कुछ ना कुछ इंडिकेशंस हैं, लेकिन उनके आने में और वाज़े तौर पे पॉलिसीज में अभी 1-2 माह लगेंगे। एक तो सिर्फ ये सूरत हाल हो सकती है कि दिसंबर में, दूसरे हाफ दिसंबर का, 15 दिसंबर के बाद क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो उससे पहले ही मुमकिन है कि 10 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक एक मिशन आए, फिर वापस जाके इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भी करनी है। हाँ। फिर वहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्हें भी बताना है। तो पाकिस्तान के लिए कोई ये खुसूसी मिशन ऐसा नहीं है। ये और बात है कि हो सकता है कि यहाँ पे लोग कुछ इस किस्म की तस्वीर खींचें, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। बाकी पाकिस्तान में जो इतलात आपने भी देखी होंगी हालिया कुछ हफ्तों से आ रही हैं कि हमें अपनी रेवेन्यू कलेक्शन में उतनी कामयाबी नहीं हुई, यानी जो अहदाफ हैं हमारे वो हासिल नहीं हो सके।
तो अब सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। एक तरफ IMF का सर है, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान का सर है, बीच में हमारे अवाम पिसे में। और बदकिस्मती से हो सकता है कि कोई नए भी इकदामात हों लोगों पे बोझ डालने के लिए। अभी ये तो खबर आ गई कि जी बिजली के नर्ख मौसम सरमा के लिए कम हो रहे हैं, लेकिन असल तो बिजली की खपत जो है वो मौसम गर्मा में होती है, एग्जैक्टली। जब गर्मी उरूज पे होती है। तो अगर अब आपने कर लिया तो कितना कमाल कर लिया। अच्छा बुखारी साहब, आप की क्योंकि मईशत के ऊपर गहरी नज़र है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है, डिफरेंट जो इदारे हैं वो बताते हैं कि हमारे मुआशी हालात ठीक हो रहे हैं, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, बहुत सारे और भी इशारे ऐसे बताए जाते हैं कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये चीज़ एक्चुअल मार्केट में प्रिवेल नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? एक्चुअल में आवाम को कब रिलीफ मिलेगा या कब सस्ती चीज़ें मिलेंगी, कब यहाँ पे कारोबार आएगा, जो चीज़ें स्टक हुई हैं वो उससे हटेंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि आधा सच जो होता है वो पूरे झूठ से ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि दूसरा सच जो कि कड़वा और तल्ख है वो आप छुपा जाते हैं, गोल कर जाते हैं। आजकल पाकिस्तान की कैफियत भी यही है। ये जो हुकूमत बार बार दावे करती है कि जी हमारी मईशत इस्तेहकाम की तरफ रवां दवा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, स्टॉक मार्केट में चढ़ाव आ गया और जनाब बहुत बड़ी कामयाबी है ये, इसका ताल्लुक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 98 या 99% आबादी से शायद नहीं होगा। ये हिसाब किताब तो पाकिस्तान में जो एक माशी अशराफिया का तबका है ये उनके लिए अहम है। बाकी लोगों के लिए तो जो कमर तोड़ एक महंगाई गुज़िश्ता सालों की थी, अब आप कितना कहें कि जी वो 28% से 8% पे आ गई है, लेकिन उसके असरात अभी तक आम तौर पे नहीं देखे जा रहे। और एक तो जो मैंने आपसे अर्ज की कि ज़रूरी मईशत बहुत बड़े बहरान का शिकार है और अभी तक बहरान से निकली नहीं है, जिसके नतीजे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अशियाए खुद्दोनोश का जो मामला है, खाने पीने की अशिया का जो मामला है, वो अभी तक एक मुश्किल में लिपटा हुआ है। और ये वो सूरत हाल है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में मजमूई तौर पे आबादी का एक बहुत बड़ा हुज्म है लोगों का जिसके ऊपर होता है। ये आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गो कि हुकूमत करने की बहुत कोशिश करती है। तो ये बदकिस्मती से एक ऐसी सूरत हाल है, यानी तस्वीर के दो रुख हैं, दो पहलू हैं, ये दो तस्वीर हैं जो कि साथ साथ लगी हुई हैं। एक तस्वीर वो है जो कि हुकूमती है, सरकारी है, दूसरी वो है जो कि हकीकत में मबनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मईशत के हवाले से हमें बता रहे थे, दौरे के हवाले से हमें बता रहे थे, और बता रहे थे कि ये जो हमें डिजिट्स बताए जाते हैं ये आधा झूठ होता है, आधा सच होता है। उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जो कि हमेशा हमारे साथ बोलते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब बात करेंगे हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के हवाले से, जो कि इस वक्त अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्मोक से मुतासिर हमें पंजाब नज़र आ रहा है। पंजाब में स्मोक ने डेरे बरकरार रखे हुए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जिससे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया, जिसका AQI इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड किया गया है। और ये बड़े तशवीशनाक हालात हैं स्मोक जी हाँ, और इस वक्त मुल्तान भी जो है वो सर फहरिस्त है। मुल्तान भी पूरे स्विंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्मोक हो चुकी है। इससे मुतालिक बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी अख्तर शेख साहब, नुमाइंदा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। अख्तर शेख साहब, क्या हाल है इस वक्त मुल्तान की और क्या मेजर्स रिकॉर्ड किए गए हैं? अख्तर शेख साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं जो कि मुल्तान से मौजूद है, साथ ही अली भी हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। सबसे पहले अख्तर शेख साहब से जानते हैं मुल्तान के हालात के हवाले से आपको बताते चलें। औलिया का शहर मुल्तान है, गर्द गर्मा और गोरिस्तान के हवाले से मशहूर है। यहाँ कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जिससे कहा जाए कि वहाँ जो चिमनी है उनसे धुएं निकलते हैं और शहर का माहौल आलूदा होता है। इंडस्ट्री ना होने के बावजूद यहाँ की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर मुल्तान आ रहा है।
और इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो करार दी जा रही है वो है यहाँ कॉलोनियों, जो रिहायशी कॉलोनी है वो बनाई गई हैं। 3-4 बड़े बड़े डेवलपर्स आए हैं और उन्होंने जो शहर के बिल्कुल इर्द गिर्द जो उसको ग्रीन एरिया था जो उसको कवर करता था, तो ये कोई एरिया तो तकरीबन कोई 10,000 एकड़ से ज़ायद का एरिया है जो शहर के शुमाल और जनूबी इलाकों में ये कॉलोनियाँ नहीं कटी हैं। और इन कॉलोनियों के नतीजे में जो ग्रीन एरिया है वो उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों दरख्त कटे हैं और इसके साथ जो खेती बाड़ी जो होती थी वो ख़त्म हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा असर है मुल्तान के हवाले से। उसके साथ साथ अगर हम इंतज़ामिया की तरफ देखें तो जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो यहाँ इंतज़ामी अफसर लगाए गए हैं वो इंतहाई सिफारशी नौयत के अफसर हैं और उनके जो मामलात हैं वो सिर्फ उनके जो क्लर्क्स हैं और जो उनके PROs हैं वो चला रहे हैं। हर चीज़ आपको उनकी तरफ से नज़र आती है कि वो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। सब कागजी और तस्वीर और वीडियो और मीटिंग्स की हद तक महदूद है। हमने मुल्तान में जो इंतज़ामिया की तरफ से स्मोक के खात्मे के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो भी ये मामला जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है शहर में तो उसके बाद 1 से 2 दिन बाद इनको याद आया कि यहाँ लॉकडाउन भी करना है और बाकी जो खाश्त भट्टे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। तो ये एक अजीब सा माहौल है यहाँ। ऐसे लगता है कोई शहर और जो ज़िला है वो सिफारशी लोग और सियासी लोग ही चला रहे हैं। अच्छा, शहर और ज़िले को आपने कहा सिफारशी और सियासी लोग ही चला रहे हैं, लेकिन जिस शहर को खुद मरियम नवाज़ चला रही हैं उनका दारुल हुकूमत वहाँ पे है, वहाँ पे चलते हैं और अली नासिर से बात करते हैं। अली, पंजाब का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है लाहौर, लेकिन स्मोक से इस वक्त वहाँ पे तबाही के हालात हैं। आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या हालात हैं स्मोक के? जी बिल्कुल, शहर लाहौर से मुकम्मल स्मोक की लपेट में है। मैं इस वक्त माल रोड के एरिए पर मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था स्मोक के हवाले से कि ना तो यहाँ पर कोई चिंची जाएगी, ना इसके अलावा यहाँ पर मोटरसाइकिल के ऊपर बच्चे बैठे हुए दिखाई देंगे क्योंकि बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ हो गई हुई हैं। ये इस किस्म के लॉकडाउन लगाए गए थे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हुकूमत ने SOPs बनाए थे उसको वो अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पर चिंची रिक्शा गाड़ियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हमें पार्किंग स्टैंड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोग मास्क के बगैर हमें घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर ये सारे मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे अहम एरिया है। यहाँ पर अतराफ में सरकारी इमारत हैं, पंजाब असम्बली है, कोर्ट है, अदालतें हैं, तमाम लाहौर का जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है वो यहाँ पर आकर बैठता है। तो दूसरी बात यह है कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, जो आज तक हुकूमत पंजाब ने हमें नहीं बताया कि अस्पतालों में स्मोक के कितने मरीज़ हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज़राए हमें ये बताते हैं उन डॉक्टर्स ने हमें बताया, उन्होंने कहा है कि आपने हमारा नाम मेंशन नहीं करना वरना हमारी नौकरियों का मसला है। 70 से 80 हज़ार के करीब स्मोक के जो मरीज़ हैं वह लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में दाखिला, सर्विसेज अस्पताल, मियो अस्पताल, जना अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और ये जनरल अस्पताल, ये लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार होते हैं। यहाँ पर 50 से 60 हज़ार के करीब जो स्मोक के मरीज़ हैं वो दाखिल हो चुके हैं। फिर डॉक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 से 15 ऐसे मरीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी ज़िंदगी जो उनसी है वो ख़तरे में है। इसकी वजह यह है क्योंकि दमे के मरीज़ थे, ऑलरेडी उनके अंदर फेफड़ों का भी मरज़ था, जिसकी वजह से स्मोक जब उनके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो उनकी हालत क्रिटिकल हो गई है। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ क्रिटिकल सूरत हाल में वो बूढ़े हैं और बच्चे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। दवाइयाँ लेने के लिए वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब ने और महकमा सेहत ने हमें किसी किस्म का कोई बजट नहीं दिया कि हम दवाइयाँ ख़रीद सकें और पर्ची बना दी जाती है डॉक्टर्स की जानिब से। बेचारे मरीज़ बाहर से दवाइयाँ लेने पर मजबूर हैं। ये हालात देखने में नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मास्क मुफ्त तकसीम कर रहे थे, लेकिन लोगों को सही तरीके से अवेयरनेस नहीं दे रहे थे कि स्मोक कितना ख़तरनाक है, ऐसी हालत में क्या कुछ होना चाहिए। अक्टूबर के महीने से ये स्मोक इसी तरह बरकरार है। अब नवंबर आ गया है, मसनूई बारिशें की जानी थी लेकिन कोई हतमी तारीख नहीं है।
पंजाब की जो वज़ीर आला है वो इस वक्त लाहौर में नहीं है। ज़राए ये बताते हैं कि स्मोक ज़्यादा होने की वजह से वो मुल्क से चली गई हैं। बाल गले के इलाज के लिए भी इनका जो पीए है, जो इनके असिस्टेंट हैं, वो ये कहते हैं कि अपने गले के इलाज के लिए गए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पंजाब के अंदर जिस तरह स्मोक बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्मोक के डर और खौफ की वजह से शहर लाहौर छोड़कर जा चुकी हैं। अब जब स्मोक पर कंट्रोल किया जाएगा तो वो तभी आएंगी। अब स्मोक के ऊपर आम आदमी इसका नुकसान उठा रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। स्कूलों में बच्चों को तो छुट्टियां करवा दी गई। हुकूमत कहती है कि फैमिलीज़ घरों से बाहर क्यों निकलती हैं, बागात के अंदर क्यों जाते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर क्यों जाते हैं। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। घर के अंदर बैठने वाले बच्चे और घर वाले घर में बैठ के मजीद मरीज बन जाएं, बाहर भी ना निकलें, बाहर भी ना घूमे फिरें। बात यह है कि हुकूमत पंजाब को जो इंतजाम करने चाहिए थे, जो इकदाम करने चाहिए थे, वो नहीं किए गए। स्मोक तो 2 साल से है। क्या कभी कोई कैंपेन लगाई गई है कि दरख्त लगाए जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो दरख्त हैं वो स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रिक्शे चल रहे हैं धुएं वाले, तो क्या इनकी जगह पर कोई मुतबादिल कोई ऑटो रिक्शा दिया गया जिसके जो धुआं ना छोड़े? कोई दूसरे रोजगार के सोर्सेज मुहैया किए गए? बस यही कहा जाता है कि फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, मैनचेस्टर को ले लें, जहाँ पर जिसको फैक्ट्रियों का हब कहा जाता है, वहाँ पर तो स्मोक नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हुकूमत इंतहाई नाकिस है इस चीज़ पर कंट्रोल करने में। हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं है। हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। हुकूमत को कुछ भी नहीं पता कि जब स्मोक है हमने लोगों को क्या बताना है कि आपने खुराक क्या खानी है। डॉक्टर हम बता देते हैं कि इस मौके के ऊपर आप कहवा लें, चाय का इस्तेमाल करें, सूप पिए और कहवे ज़्यादा के ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप स्मोक से बच सकें। तो ये सारी सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। ये माल रोड का एरिया जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, पिछले साल भी यहाँ पर मसनूई बारिशें की गई थी, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख मसनूई बारिश तारीख का नहीं बताया गया। लेकिन अली आज क्या कहा जा रहा था, आज के हवाले से कहा जा रहा था कि आज और कल जो है वो शायद मसनूई बारिशें की जाएं। लेकिन ये मसनूई बारिशें की जाना और इस हवाले से जो है, जैसे आपने भी कहा कि ग्रीन लॉकडाउन लगाना और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ना होना। अख्तर शेख, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से अभी अली बता रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा बहुत ही खूबसूरत जो है वो जगह पर जाके बैठ गई हैं गले की सर्जरी के लिए, स्विट्जरलैंड में वो इस वक्त मौजूद हैं, आवाम को बेगारो मददगार छोड़ दिया है। जब सर्दियां आती हैं तभी इसके ऊपर क्यों इकदाम उठाए जाते हैं, और जो इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं उनको भी कोई सख्ती से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान ऐसे लगता है कि कोई सियासतदान और सिफारिशों की बुनियाद पर ही चल रहा है। पंजाब हुकूमत खासतौर पर CM साहिबा की जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से जो इंतजामी अफसरान मुल्तान में लगाए गए हैं, वो अब लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो वही इंतजामी अफसरान जो मुल्तान का ब्रांड रोड कहलाता है, गुलगश्त कॉलोनी, वो खुला हुआ है। वहाँ कोई मामला नहीं है, वहाँ कोई लॉकडाउन के हवाले से कोई सख्ती नहीं है। और जो बाकी इलाके हैं जो जहाँ कहा जा सकता है कि शायद उनके जो सियासी मुखालिफ हैं उनका इन्फ्लुएंस है, तो वो मार्केटें फौरी बंद करा दी जा रही हैं। और इसी तरह की जो बद इंतजामी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो नज़र आ रही है, वो ना सिर्फ ज़िले की सतह पे नज़र आ रही है, ज़िला इंतजामिया में नज़र आ रही है, बल्कि जो दीगर महकमे हैं और इनके जो यहाँ नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे, उनकी तरफ से भी नज़र आ रही है। वो उनमें से कोई एक MNA MPA या मुस्लिम लीग नून का कोई भी बंदा जिम्मेदार वो स्मोक के हवाले से उसने अब तक एक बयान भी जारी नहीं किया और ना ही अवामी अवेयरनेस के हवाले से कुछ किया गया है। आर्जी तौर पर ये निकलते हैं कुछ अफसरान और मास्क बांटते हुए तस्वीरें बनाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। शहर की वही सूरत हाल है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ऑफिस हमारा चुंगी नंबर 9 के करीब, और दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा हिस्सा यही करार दिया गया है। इसी चुंगी नंबर 9 पे जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो बुरा माहौल है वो इस वक्त मुल्तान के चुंगी नंबर 9 पर मौजूद है। अच्छा, और यहाँ ठीक हो गया। अख्तर शेख साहब, अली की तरफ चलते हैं। अली, ये बताइएगा कि पंजाब में स्पेशली लाहौर की बात कीजिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन भी होते हुए नज़र आई है। मतलब गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें तो बताई गई हैं, ग्रीन लॉकडाउन की बात हुई है, फिर जिस तरह आप बता रहे थे चिंची को, रक्षों को, इन पे पाबंदी लगाई गई है। काबीना की बात की जाए तो वो सारी की सारी जो है बाहर मौजूद है। CM पंजाब साहिबा बाहर मौजूद है। तो पंजाब को इस वक्त चला कौन रहा है और इम्प्लीमेंटेशन क्या इसी वजह से नहीं हो रही?
जी बिल्कुल, इस वक्त नज़र तो यही आ रहा है कि पंजाब अल्लाह के आसरे के ऊपर चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मुल्क से बाहर हैं। सूबाई वज़ीर सेहत कल आए थे फील्ड के अंदर, मुफ्त मास्क देते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके बाद चले गए। जब उनसे सवालात ये पूछे गए कि कितने मरीज दाखिल हुए हैं अस्पतालों में, उनके पास कोई फिगर नहीं था। उन्होंने कहा अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर बच्चे और फैमिली घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम हेल्थ एमरजेंसी की तरफ लगाएंगे। ये है वो उनके अल्फाज। उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। ये हम आपको अपने सर्वे के साथ बता रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार के करीब स्मोक लाहौर के अंदर मैं बात बता रहा हूँ, ये आखिरी हफ्ते की, जबकि स्मोक अक्टूबर से जारी है और नवंबर चढ़ चुका है। आखिरी हफ्ते में 60 से 70 हज़ार जो स्मोक के मरीज हैं वो अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं। 10 से 15 की हालत इंतहाई क्रिटिकल है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 900 से ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जोहर टाउन, राइवेंड रोड, यहाँ पर 1000 से ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर भी हुकूमत की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा हूँ कि इस एरिया के अंदर हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है, क्योंकि यहाँ पर ये माल रोड है, पंजाब असेंबली है, वापडा का दफ्तर है, कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तर है, सेक्रेटरिएट का दफ्तर है। इस एरिया के अंदर हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो होती है। यहाँ पर भी फिलहाल देखने में नजर आ रहा है कि मसनूई बारिशें जो पिछले साल की गई थी अभी तक कोई नहीं की गई। कोई हतमी तारीख आप बता रहे हैं कि हतमी तारीख कल या परसों की उन्होंने बताई है, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई कि कब बारिशें यहाँ पर की जाएंगी। स्मोक, आपने लॉकडाउन की बात की है, इस एरिया के अंदर तो अभी भी स्मोक बरकरार है। आपने जो लॉकडाउन लगाया, रिक्शे नहीं चलेंगे, यहाँ पर डबल सवारी पर पाबंदी है, यहाँ पर पार्किंग पर पाबंदी है, यहाँ पर 900 एयर क्वालिटी इंडेक्स से ऊपर चला गया हुआ है। बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाने चाहिए। ये से हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि 2 से स्मोक पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और इस साल तारीख में सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर स्मोक देखने में नज़र आ रहा है, जो कि 1900 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका तजाविज़ किया गया था। ये 3 दिन पहले की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। आज भी यही सूरत हाल है। बात पाबंदी लगाने से मामला हल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लोगों का रोज़गार है, बेचारे रिक्शे चलाने वाले हैं, वो घर में क्या भूखे मरना शुरू हो जाए। क्या पाबंदी का ये क्राइटेरिया कि अगर आपने बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां दे दी हैं वो घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर्स ये बताते हैं, जब हमारी डॉक्टर से बात हुई उन्होंने कहा था बच्चों ऑलमोस्ट घरों के करीब ही स्कूल है, बच्चे वहाँ जाते हैं स्कूलों में, उनको तो जाना चाहिए था। आपने जो छुट्टियां देकर ये हिकमत अमली भी गलत की है। ये हुकूमत पंजाब अच्छा, ने ये भी बताएं कि अब नोटिफिकेशन स्कूल जा रहा है। जी अली, अब ये भी नोटिफिकेशन आया है कि फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात और 4 जो अजला है वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सख्त माहौल किया जाएगा, थोड़ी सी रूल्स बनाएगा, हाँ बंद कर दिए जाएंगे। स्कूल्स को बंद करना, ऑफिस में हाजिरी को कम कर देना, फिर उसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम कर देना, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आप 10 गाड़ियों को, 100 गाड़ियों को बंद कर दे, लेकिन आप फैक्ट्री के धुएं जहाँ से इतना ज्यादा धुआं निकलता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर ये 20-30 गाड़ियां और फिर बच्चों का ज़िया, पढ़ाई का, ये कुछ इफेक्ट करेगा जो अब ये इकदाम उठाए गए हैं? या फिर ये भी जिस तरह से पहले बयान दिया गया मरियम नवाज की साहिबा की जानिब से कि इंडिया को भी खत लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खत के हवाले से भी सामने नहीं आई बातचीत? जी बिल्कुल, आप फैक्ट्रियों की बात कर रही हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हों तो फिर लोगों को रोज़गार का यहाँ पर मसला नहीं है। हुकूमत का सिर्फ एक बहाना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ये स्मोक पैदा कर रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की जो आबादी है वो ज़्यादातर ज़राअत के ऊपर मुश्तमिल है। आप दुनिया के जितने भी अमीर तरीन ममालिक अगर देखें, इंग्लैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर लोगों के पास अच्छा रोज़गार है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने में नज़र नहीं आ रही। इसकी रीज़न ये है कि हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए आपको दरख्त लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ रही है, क्या आपने उसके मुतबादिल लोगों को वो वसाइल दिए हैं? आपकी हिकमत अमली नाकिस है। जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता था उस वक्त आप अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं, ये मास्क, उस वक्त आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि मास्क पहनना। अभी तक हुकूमत को ये नहीं पता। लग सका ये सवाल मैंने सूबाई वजीर सेहत से भी पूछा था कि स्मोक आपके जिस्म के अंदर अगर ज्यादा देर रहे तो ये कौन सी बीमारी फैला सकता है। ये सूबाई वजीर सेहत के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कैंसर का बायस बन सकता है, और ये ऐसा कैंसर है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं आने देना वरना हमारी नौकरियों का मसला है। वहां पर 8 से 15 ऐसे मरीज क्रिटिकल हैं जिनकी हालत इंतहाई तसल्ली बख्श नहीं है, वो किसी भी वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में जा सकते हैं। डॉक्टरों के पास दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अली, बड़ी एक क्रिटिकल सूरत हाल है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है। अख्तर शेख साहब, आपकी तरफ आते हैं। लाहौर की जानिब अगर अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की बात हो रही है, ग्रीन लॉकडाउन की,
फैक्ट्री बंद करने की, स्कूल बंद करने की, अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि बाजार को बंद किया जाएगा। लाहौर में इस तरह के नोटिफिकेशन जारी, मुल्तान में इस तरह के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं या वहां पे कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ ग्रीन लॉकडाउन का या फिर फैक्ट्रियों का या फिर बाजारों के हवाले से? नहीं, लॉकडाउन, स्पेशल लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ था दूसरा दिन, बल्कि आज तीसरा दिन है। और मैं उसी लॉकडाउन की सूरत हाल के बारे में बता रहा था कि जो उसमें भी बद इंतजामी की जो इंतहा हमें नजर आई है वो यही नजर आई है कि बैंड रोड्स खुले हुए हैं, लेकिन जो औसत दर्जे और मिडिल क्लास लोगों की जो बाजार हैं वो बंद करा दिए गए हैं। और आपको इसके अलावा और बताएंगे, जो महकमा माहौलियात के जो मुतलकीन हैं उन्होंने ये बताया था कि जो स्मोक की बड़ी वजूहत 3 हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो फसलें हैं उनको उनको जलाने से जो धुआं पैदा होता है, एक वो बड़ी वजह। दूसरा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहाँ फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से धुआं निकलता है, तो वो एक तीसरी बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट बताई गई है। अच्छा, मुल्तान के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ इंडस्ट्री तो बहुत चीदा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बना हुआ है वहाँ जो फैक्ट्री हैं उसमें जो खास तौर पे बैटरियों के सेल तैयार करने वाली कुछ फैक्ट्रियाँ वो अभी तक चल रही हैं। उस पे इनकी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से आंखें ऐसे बंद की गई हैं कि जैसे वो उनके कोई उनकी ये कोई 62 लोगों की फैक्ट्री है जो चल रही है अभी तक, अख्तर शेख साहब? जी बिल्कुल, ये वही मैं आपको बताया था कि कुछ सियासी लोग हैं, कुछ इंतजामी अफसरान के करीबी लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियां वैसे चल रही हैं। अब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी कार्रवाई हमें मीडिया को बताई गई है उसमें कोई एक फैक्ट्री बंद करने की बात नहीं की गई, जबकि मुल्तान में जो ज़राअत के हवाले से जो ज़रियत बनाने वाली केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, जो पूरे साउथ पंजाब में स्पलाइज करती हैं, और सिक्का बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा और भी केमिकल्स के काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन अब तक जो भी इनका नज़ला इंतजामिया का गिरा है वो मकामी तौर पर जो खश्त भट्टे थे उन पे गिरा है। 5 से 6 7 उनको बंद कर दिया गया है, जो खास जैसे इनका था कि भी ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे सबको मुंतकिल होना चाहिए, जो नहीं हो पाए और जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी उनको ना सिर्फ बंद कर दिया, उनको गिरा भी दिया गया। और लेकिन शिकायतें अभी मौजूद हैं। हमारा सियासी हवाले से सही, अभी मुल्तान की ये सूरत हाल अख्तर शेख साहब बता रहे हैं और अली नासिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन, कोई इकदाम जो किए जा रहे हैं वो हमें अमली तौर पर उनका जो है वो इफेक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा, बारिशें हो नहीं रही हैं और स्मोक भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ऐसे इसी हवाले से हम सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि चीफ मैट हैं। सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा मौसम के हालात के हवाले से कब तक हम बारिश की तवक्को कर सकते हैं, स्पेशली लाहौर मुल्तान के इलाकों में जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए लाहौर वगैरह में तो बारिश का भी अगले 3-4 दिन तक तो कोई इम्कान नहीं है। ये जो एक स्पेल है, ये केपी में कल बारिश हुई है हल्की फुल्की, और किसी जगह पर दरमियानी सवात में खासकर, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश हुई है। तो ये तो आज रात या कल सुबह तक सबसाइड कर जाएगा। फिर 2-3 दिन का एक तरह से वक्फा है, और 15-16 नवंबर को 2 दिन ऐसे हैं जिसमें केपी के बेशतर इलाकों में और इस तरह से इस्लामाबाद और गिरदोनवा में अच्छी तेज़ बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी उसकी उस सिस्टम के बायस, गिलगित बल्तिस्तान में भी और कश्मीर में भी। और है चांसेस कि वो स्पेल जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट, यानी सेंट्रल पंजाब तक उसका असर आएगा। तो लाहौर में भी उसमें फिर कुछ ना कुछ कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान होगा 14-15 नवंबर को, 14 से लेकर 16 के दरमियान। तो फिर कुछ इसकी शिद्दत में ज़ाहिर है कि उन दिनों जैसे बादल आते हैं तो फिर स्मॉग की शिद्दत में भी कुछ कमी आएगी, और बारिश हो जाती है तो फिर तो कुछ क्लियर हो जाएगी। तो वो चंद एक दिन आप कह सकते हैं, कोई 4-5 दिन या 1-आध हफ्ता बेहतर गुजरेगा, फिर उसके बाद। अच्छा सरफराज साहब, अब की जो मसनूई बारिशों के हवाले से कहा जा रहा है आज और कल जो है वो की जाएंगी, तो ये क्या इफेक्ट करेंगी स्मोक की कमी में? देखिए अब डिपेंड करता है कि बादल कितने किस इंटेंसिटी के, यानी घने बादल अगर उनको मिल जाएं आ जाएं तो फिर तो वो कुछ इफेक्टिव हो सकती है। अदरवाइज आपने देखा था पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बहुत ही हल्के बादल जब होते हैं तो वो इतना असर नहीं दिखाते। किसी इक्का दुक्का जगह पे बहुत लाइट रेन हो गई तो उससे कोई इतना बहुत मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा फर्क शायद ना पड़े। हाँ, बादल अगर अच्छे हों और अच्छी बारिश हो जाए, कोई अच्छा स्पेल हो जाए
अब वो भी डिपेंड करता है कि किस जगह पर होती है, मतलब थ्रू आउट सारे पूरे रीजन पे तो नहीं होगी, किसी एक आध जगह, दो जगहों पर, या लाहौर शहर में अगर हो जाए बेशतर जगहों पर तो फिर तो उसके असरात हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो बादल हैं वो किस एक तरह से ना कितने थिक क्लाउड्स आते हैं, कितनी शिद्दत के होते हैं। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेट सपोज अगर बारिश हो गई लाहौर में, अगर खुल के बारिश हो जाए लाहौर, मुल्तान में और मज़ाफ़ात में जहाँ पे स्मोक है, तो उसके बाद स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बारिश के कुछ अरसे के बाद वापस हमें स्मोक देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल खत्म तो खैर मतलब पूरे सीजन के लिए खत्म नहीं होगी वो तो। एक के बाद अगर कोई हफ्ते दो हफ्तों में कोई एक आध अच्छा स्पेल बारिश का आता रहे तो फिर ही एक तरह से उसमें कमी आएगी। अदरवाइज तो ये जैसे एक स्पेल है, आइसोलेटेड सा स्पेल है ना, तो उसके बाद 16 नवंबर के बाद फिर आगे नवंबर के बकिया दिन जितने भी हैं वो दोबारा से ड्राई दिखाई दे रहे हैं, तो पूरे मुल्क में ही। तो इसका मतलब है कि जो चंद दिन यानी जब बारिश होती है उससे कोई 3-4 दिन उस तरफ, 2-3 दिन पहले इस तरफ, यानी कोई एक आध हफ्ता ज्यादा से ज्यादा उसके असरात हो सकते हैं कि उसकी शिदत में कमी हो सकती है। अदरवाइज फिर यही कैफियत हो जाएगी। जाहिर है पोल्यूटेंट्स आपके ना, जो इंडस्ट्रीज की एमिशन है, जो ट्रांसपोर्ट की एमिशन है, जो दूसरी एक तरह से वो होती है आपकी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो तो मोहल्ले की रहते हैं ना, वो तो उधर ही रहते हैं। हाँ, बारिश वारिश होने से कि ये कि फिजा क्लीन हो जाती है, वो बैठ जाते हैं, तो फिर 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए फिजा बेहतर हो सकती है। लेकिन अगेन जाहिर है एमिशंस तो जारी रहेगी जब तक, तो वो इसी तरह रहेगा। ठीक हो गया। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि स्मोक की हालात के हवाले से हमें बता रहे थे और बता रहे थे कि बारिश का स्पेल एक्सपेक्टेड है। कब तक हो सकता है? अब जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि स्मोक बढ़ती जा रही है और जो इकदाम किए जा रहे हैं उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी लाहौर से ही ताल्लुक़ रखने वाली बरीरा खान। वैसे तो फाइन आर्ट्स की तालिबा है, लेकिन मोटरसाइकिल पर तन्हा सफ़र करने का वो शौक़ रखती हैं और उन्हें उनकी जो है वो 70 सीसी की मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के कई इलाकों तक ले गया है, जहां जाकर वो अक्सर अपना जो है प्लानिंग का फ़न भी जगाती हैं। और जिस तरह से वो मतलब इतनी एक्टिव हैं हमें नज़र आती हैं और अभी भी नज़र आ रही थी ब्रेक में। तो हसनैन फिर उनकी तरफ चलते हैं। और ये पेंटर के साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब पेंटिंग का फन तो उनका अधूरा रह सकता है, लेकिन इनका सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हाल ही में ये हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो बरीरा से पूछते हैं। बरीरा, आप कैसी हैं? खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। और स्मोक से आप बची हुई हैं फिलहाल? बस आपने ही टोटका दिया था कि क्या था कि कहवा पिए, तो वही पी रहे हैं। अब थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन मुश्किल से बचे हुए हैं। सही सही। अच्छा बरीरा, मुझे ये बताइएगा कि आप, क्योंकि ये हमारे साथ भी मौजूद थी जब आप बाबू सर से नीचे उतरी थी, अब आप बताइए कि आप अपनी 70 के लिए क्या कुछ प्लान कर रही हैं, कहाँ पे लेके जा रही हैं 70 को? 70 तो मेरी हर वक्त सफर में रहती है, मेरे साथ होती है। जहाँ पे मैं होती हूँ वहां पे मेरी 70 होती है। अब हम जा रहे हैं सिंध दिसंबर में। और सिंध में क्या कुछ एक्सप्लोर करना है? अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ इसी को प्लान कर रही हूँ कि सिंध पहुंचना कैसे है। सही। अच्छा बरीरा, ये बताएं कि आपका ये शौक कब आपको आया और आपने कैसे सोचा कि भाई मुझे बाइक का इंतखाब करना चाहिए, बाइक पर ही जाना चाहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, और जिस तरह आपने जहाँ जहाँ सफ़र किया है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा एडवेंचर्स का शौक रहता है और मुझे यही था कि मैंने ट्रैवलिंग करनी है। इसमें बाइक का कोई ताल्लुक नहीं था एज सच, लेकिन जब मैंने बाइक पे सफर किया तो मुझे लगा कि असल तो यही पिक्चर है, इसी का सीन है। बाइक पे मजा आता है, पहाड़ों को एंजॉय करने का, लोगों से मिलने का। और जब हम छोटी सवारी पे होते हैं तो आप इंटरेक्ट भी ज्यादा करते हैं, खुली सवारी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। प्लस आपके लिमिट्स, आप उसको अचीव करते हैं कि आपके लिमिट्स क्या है। आप बाइक खराब हुई है, उसको ठीक करना है, बारिश को आपने एब्जॉर्ब करना है, ठंड को, गर्मी को, हर चीज को। और मेरा सफर शुरू हुआ था कश्मीर से। मैंने पहला टूर कश्मीर का किया था। अच्छा ये बताइएगा कि आप अभी बाकू से भी होके आई हैं, वहाँ पे कौन सा अवार्ड आपने अपने नाम किया है? वो एक बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। असल में मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड बना है, विच इज सोलो ट्रैवलिंग ऑन 70 सीसी। आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बेसिकली।
तो उस लिहाज से मेरा बाकू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड अचीवर्स में नाम आया था, तो मैं अभी उसका ही अवार्ड लेकर आई। वैसे जितना ज़्यादा इनका इंटरेक्शन हो रहा है ना सब मीडिया आउटलेट्स के साथ और 70 के हवाले से, मुझे लगता है सब खवातीन अब 70 लेंगी और निकलेंगी पहाड़ों की तरफ। हाँ। अच्छा बरीरा, ये भी बताएं कि कभी जैसे भी आपने खुद कहा कि बहुत सी चीज़ें आती हैं, जब आप इतने लंबे टूर्स पर जाती हैं, रास्ते में यकीनी तौर पर आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा, आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, तो फिर क्या करती हैं? टेंशन में आ जाती हैं या फिर कैसे वो समझती हैं कि नहीं मुझे करना है, आगे जाना है? देखिए, मुझे बाइक ट्रैवलिंग ने यही सिखाया है कि किसी चीज पे पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर पैनिक हो गए तो फिर मर गए, डर गए तो मर गए, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और अगर मैं वहां पे खड़ी हो जाऊं तो फिर तो सफर रुक जाएगा ना। तो मैं एकदम आप मेरे ये होते हैं कि मैं अपना सारा कुछ सीख के गई होती हूँ बाइक का, कि अगर कुछ भी इश्यू आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे पंक्चर लगाना मुझे आता है, मरी हाईवे में बाइक पंक्चर हुई थी, पंक्चर लगाया मैंने। फिर उसके बाद मेरी अताबाद टनल में मेरी बाइक खराब हो गई थी, सिक्की नहीं लग रही थी, तो मैंने उसका प्लग ठीक किया, वो चल पड़ी। और अगर कोई मेजर इशू आ जाए तो आई ऑलवेज कनेक्ट विद द लोकल, कि मैं उससे बात कर लूं और वो मेरी हेल्प कर सके। अच्छा, आप बाइक मैकेनिक भी हैं, पेंटिंग भी करती हैं, सफ़र भी करती हैं, सबसे ज़्यादा किसको एंजॉय करती हैं? सॉरी, मैंने कहा आप बाइक मैकेनिक भी हो गई, अब उसके साथ साथ पेंटर भी हैं और सफ़र भी करती हैं, तो तीनों कामों को इक्वली एंजॉय करती हैं, कोई एक काम ज़्यादा एंजॉय करती हैं? I enjoy the three of my works equally, बल्कि इनको साइड बाय साइड लेके चल रही होती हूँ। If you have seen my videos, तो मैं किसी स्पॉट पे जाती हूँ and I paint there। मेरा बेसिकली मकसद ये होता है to find a good spot और वहां मैंने पेंटिंग करनी। क्या बात है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में गजल ये अगर किसी भी फील्ड में नाकाम होगी ना, इनके पास एक ना एक फील्ड होगी। और ये सब क्योंकि हर फल मौला है, किसी में भी जा सकती है। किसी छोटी सी दुकान में ये ना हो कि बरीरा मोटरसाइकिल मैकेनिक आपके साथ हाजिर खिदमत है, साथ पेंटिंग्स लगी हूँ, साथ पूरे नॉर्दर्न की पिक्चर्स लगी हूँ, ऐसा भी हो सकता है बरीरा वैसे इन फ्यूचर? You never know and I don't know। ये भी एडवेंचर है। अच्छा बरीरा, ये बताएं कि जैसे कि हमने स्टार्ट में भी बताया कि आपका ताल्लुक जो है वो फाइन आर्ट से है, और फिर फाइन आर्ट से हटकर ये आपकी फील्ड है बिल्कुल, मतलब टूर करना, एक्सप्लोर करना, दुनिया को जाना, जैसे कि अभी आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, हर काम भी जानती हैं, तो ये आपने स्टार्ट कैसे लिया? मतलब फाइन आर्ट्स और ये चीज़ तो बिल्कुल हट कर है। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है आर्टिस्ट जो सा होता है वो एक्सपीरियंस करता है लाइफ को और ट्रूली लाइफ को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लाहौर से हिजाब पास का टूर था, दैट वाज आल्सो अ पीस ऑफ आर्ट, दैट वाज यूनिक, दैट वाज फर्स्ट, पहली बार किसी ने किया था, 70 सीसी पे किया था, दैट हैड एन आइडिया, दैट हैज एन विजन। तो इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल एक आर्ट वर्क ही समझती हूँ, अपना एक पीस ऑफ आर्ट है मेरा पूरी जर्नी। और उसके बीच में मैं ट्रैवल करती हूँ, सॉरी पेंटिंग्स करती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो यू नो मर्जिंग। और मेरी मेजर इंस्पिरेशन ही ये दुनिया, ये नेचर है फॉर माई आर्ट। अच्छा बरीरा, मुझे एक चीज़ से थोड़ी सी हैरानगी हुई है, जो भी ट्रैवलर होता है वो जब ट्रैवलिंग करता है तो पूरा प्लान करता है कि उसने कहाँ जाना है, बाबूसर से होते हुए चल्लास जाना है, चल्लास से होते हुए रायकोट जाना है, रायकोट से होते हुए हुंजा जाना है, फिर स्कर्दू जाना है। लेकिन अभी जब मैंने आपसे सिंध के हवाले से सवाल किया तो आप सिंध के हवाले से आपने कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं की कि आपने क्या क्या एक्सप्लेन करना है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं कुछ भी प्लान नहीं करती, क्योंकि अगर मैं प्लान करती हूँ तो होता यह है कि मैं उस प्लानिंग में घुसी रहती हूँ एंड आई लॉस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ माय ट्रैवल। मुझे होता है कि जब मैंने इधर पहुंचना है, जब मैं उसको नहीं प्लान करती तो फिर मैं उसको ट्रूली एक्सपीरियंस करती हूँ और रूट्स को अपने लिहाज से देखती हूँ कि किधर मुझे जाना चाहिए। लोकल से इंटरेक्शन का मौका ज्यादा मिलता है रादर देन डिपेंडिंग ऑन द जीपीएस। अच्छा बरीरा, इस सारी सूरत हाल में आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आप जो ट्रैवल करती हैं उसमें आपका कभी ऐसा दिल नहीं किया कि साथ कोई फ्रेंड्स का ग्रुप भी होना चाहिए कि वहाँ जाके एंजॉयमेंट हो सके मजीद? फ्रेंड्स का ग्रुप था, इसीलिए तो मैंने ये सोचा कि मैं अकेले करूंगी। अच्छा इसकी क्या वजह है? I didn't enjoy going with anyone else। नहीं, कोई बैड एक्सपीरियंसेस की वजह है या बस आप सोलो घूमना चाहती हैं, सोलो दुनिया को एंजॉय करना चाहती हैं? बेसिकली एज एन आर्टिस्ट मुझे रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद। आई वांट टू बी फ्री और अपने रूट्स पे जाना। और मैं ऑफ रोड्स जाती हूँ, उन जगहों पे मुझे जाना पसंद नहीं है जहाँ पे
मेजरली लोकल्स और टूरिस्ट जा रहे होते हैं, तो लेकिन लोगों को जाना होता है इजी इजी स्पेसेस पे, और ऑफ रोड्स वो मुश्किल से कर पाते हैं, थक जाते हैं। तो मेरा स्टेमिना उनके स्टेमिना के साथ, मेरी थिंकिंग उनकी थिंकिंग के साथ नहीं मिलती, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो सोलो। ठीक है। अच्छा बरीरा, ये भी बताएं कि जब आप टूर करती हैं कितने दिन के टूर डेज पर मुश्तमिल होता है, या फिर बस आपका एक दिन का ही होता है कि मैं जाऊं और फिर उसके बाद वापस आ जाऊं, या ज्यादा दिन? और अगर अभी तक आपने किया है तो कौन कौन सी जगह पर किया है? महीने महीने जाती हैं। सबसे यादगार कौन सा रहा? सॉरी, सबसे ज्यादा यादगार कौन सा अभी तक आपका टूर रहा जहां पर आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो? लाहौर टू खुंजराव, दैट वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके अलावा मैं जो डेज है वो डिसाइड करके चाहती हूँ कि इतने दिन मैंने जाना है, लेकिन कभी उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसे। जब पैसे खत्म हो गए मैं वापस आ जाती हूँ। आप जो है ना वो कोई ऐसा सिस्टम भी अपने साथ लेके जाएं कि वहाँ पे आपका कमाई का भी जो सिस्टम हो साथ साथ चलता रहे, ताकि आप ज़्यादा दिन गुजार के। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप सोलो जाती हैं, डैट इज़ गुड। ये हम स्टोरी काफ़ी अरसे से कवर भी कर रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो में भी आई थी, लेकिन आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं और इससे लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने ये पिक्चर ली हैं। तो ये क्या कोई फोटोग्राफर आपको हर जगह पे मिल जाता है, हुंजा में, गिलगित में, खुंजराब में? नहीं, आई डू नॉट आस्क फॉर हेल्प, रादर मैं ये लोगों में अवेयरनेस दे रही होती हूँ कि इफ यू आर सोलो तो आप अपना काम खुद भी कर सकते हैं, राइट? तो मैं ट्राइपॉड सेट करती हूँ, उसके ऊपर कैमरा सेट करती हूँ और फिर आई टेक अ पिक्चर। एंगल्स मैं खुद ही सेट करती हूँ। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड है भाई, पिक्चर्स भी खुद ले लेती हैं, ठीक है, हर काम खुद कर लेती है, किसी और की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है, किसी और की इनको जरूरत नहीं है। बरीरा इसी तरह से घूमते रहिए, इंशाल्लाह आपसे मजीद इंटरेक्शन भी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बरीरा हमारे साथ मौजूद हैं और जब ये सिंध में जाएंगी तो वापसी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जरूर होगी। खवातीन हज़रात, बरीरा के साथ इंशाल्लाह बरीरा के हमारी इस गुफ्तगू का सिलसिला हुआ चाहता है ख़त्म और यहाँ पर वक्त हो चाहता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बैक टू शो। अब आपके जो फेवरेट सेगमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है और मुकाबला बहुत ही सख्त है। स्टेट अवे हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, दाऊद जी ने, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। स्टार्ट विद द एरीज। आज थोड़ा सा वक्त कम है तो आप भी थोड़ा प्रिसाइसली और जल्दी से बताइएगा एरीज के हवाले से इनका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और वक्त कम का जो है मुझे भी एहसास है, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह तमाम ज़ोडिक साइन कवर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। तो एरीज बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो एरीज वाले इस वीक में अच्छी एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। द लवर्स कार्ड आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जाहिर करता है और कोई बड़ी खबर मिल सकती है। इसके अलावा आप जो करना चाहते हैं एरीज वाले इस वीक में कर सकते हैं, आपको कामयाबियां मिलेंगी। अगर हम टॉरस की बात करें, आगे बढ़े तो उसके हवाले से क्या है, आज अगला हफ्ता कैसा रहेगा और आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो टॉरस वालों के लिए इस वीक में दी सन की एनर्जी, आप जो काम करना चाहते हैं जरूर करें। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, जरूर खरीदें, कामयाबी मिलेगी, सफर कर सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके मजबूत जज्बे और इरादे को जाहिर करती है और दी वर्ड की एनर्जी आपको कामयाबी मिलेगी तमाम शोबों में, चाहे मोहब्बत हो चाहे पैसा हो, कामयाबी है। ठीक हो गया। जेमिनी सर। बुर्जोजा 22 मई था, 21 जून डेट ऑफ बर्थ। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। एहतियात करें जेमिनी वाले, बड़े फैसले ना करें, कामों में रुकावट हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। और सेहत से मुतल्लिका अपना जरूर ख्याल रखें, किसी की खबर की बात पे भरोसा नहीं करना, बात जो भी हो उसको कंफर्म करना है। और कैंसर के हवाले से बताइएगा। कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वाले इस वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आते हैं, मगर एस ऑफ कप अगर आप चाहते हैं कामयाबी हासिल करना तो आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आप अगर कंफ्यूज हैं, प्रेशर में हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रूहानी तरीके से मामला को हैंडल करें। आयत करीमा 313 मरतबा पूरे वीक में किसी दिन भी पढ़ लें, आपको कामयाबी के रास्ते खोल देगा। सही। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्मा कराची से। अस्मा, क्या सवाल है आपका, जल्दी से कीजिएगा। 54-1983 जी, शादी का पूछना कब तक होगी और आगे की लाइफ कैसे रहेगी? 5/4/1983 दाऊद जी ये पूछ रही है कि इनकी शादी और अगली लाइफ के हवाले से बताइएगा।
शादी की अगर बात करूं तो इसमें किसी चीज की कमी नहीं, इनसे शादी से मुतल्लिका पैसा हर चीज है, लेकिन इनकी शादी रुकी हुई है 2 साल से, तो बिल्कुल ही रुकी हुई है और शादी में रुकावटें चल रही हैं। डबल माइंडेड हैं, जब भी कोई रिश्ता आता है काम रुक जाते हैं शादी से मुतल्लिका। इनको चाहिए कि अपनी शादी की रुकावटें दूर करने के लिए 72 टाइम आयतल कुर्सी 11 दिन लगातार पढ़ें, इससे इनकी शादी की मामलात की रुकावट दूर होगी। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 11 दिन का अमल करें, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द 2-3 महीनों के अंदर शादी के चांस हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, लियो की जानिब बढ़ते हैं। लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो जनाब लियो वाले इस वीक में 2-3 ऑप्शन में से एक बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात अगर की जाए तो अगर ये इमिग्रेशन और अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, अप्लाई करें। और बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं, लियो वाले बड़े एनर्जेटिक हैं, अगर आपकी मोहब्बत है, अगर आपका प्यार है, काम है, तो इस वीक में बड़े फैसले हो सकते हैं। ठीक हो गया। सिद्दीक साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल पूछिएगा प्लीज। सर 10 तारीख 9वां महीना 1968। जी सवाल क्या है? सवाल सर मेरा यही है जॉब के हवाले से। अब मेरा एक सवाल ये है कि मेरी जिंदगी में हज उम्रा ज़ियारत इस तरह की कोई चीज है नहीं है। सर 10/9 को इनकी पैदाइश है, 9वां महीना है, 10 तारीख है। हज उम्रे के हवाले से पूछ रहे हैं और जवाब जॉब के हवाले से पूछ रहे हैं। हज उम्रे की अच्छी एनर्जी है, पेज ऑफ कप की एनर्जी, इनके कारोबार आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा। और इल्मुल अदा से इनका 6 नंबर बन रहा है, इंशाल्लाह फरवरी से ऑनवर्ड मामला बेहतर हो जाएंगे। कामों की बड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर और हज उम्रा की अच्छी एनर्जी है। इनको चाहिए अपने लिए सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके कम से कम 11 दिन लगातार पिए। तबीयत में थोड़ी सी खराबी है, उससे वो भी ठीक हो जाएगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। विरगो के हवाले से बताएगा, लेकिन इससे पहले एक और कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान लाहौर से। मुस्कान बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 2005 है। ठीक, सवाल पूछिएगा। और मैंने अपने काम के बारे में क्वेश्चन करना, लाइक मैं और मतलब अपना काम करती हूँ तो उसके बारे में थोड़ा सा मसला आ रहा था कारोबार में, तो उसके लिए आपको बस क्वेश्चन करना था। ठीक जी दाऊद भाई। बहुत एनर्जेटिक हैं और मामलात बड़े जबरदस्त हैं। बेसिकली आपको नजरें बद लगी हुई है, आपके काम रुक जाते हैं। अपने काम जो रुक जाते हैं उस एनर्जी को ठीक करने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 313 मरतबा 11 दिन पढ़ो, इंशाल्लाह आपके कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आ जाएगी। ठीक हो गया। उसामा साहब लाहौर से मौजूद है हमारे साथ, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल पूछिएगा। मुल्तान से बैग पाड़। उसामा साहब डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल पूछिएगा। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 2003। जी सवाल क्या है आपका? सर मैंने अपने फ्यूचर के हवाले से पूछना है। मैंने इंटर किया हुआ है और मैं जॉब के लिए भी और आगे कैरियर के हवाले से। ठीक हो गया, गॉट योर क्वेश्चन। दाऊद साहब जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जबरदस्त फ्यूचर है, परेशान ना हो। 2-3 महीनों में आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप बड़े सॉलिड किस्म के मामला चाहते हो और आपको कामयाबियां बेशुमार मिलेंगी जिंदगी में। आप शायद अगर बाहर जाओगे तो वो भी हालात अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि आप बाहर के मुल्क भी जाओगे, पैसे भी कमाओगे और बहुत ज्यादा आपके हालात बेहतर होने वाले हैं। दाऊद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज वक्त बहुत कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन हमने फिर 7 स्टार्स कवर किया। आज कुछ स्टार्स कवर भी नहीं हुए, कॉल्स भी हमने कम ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम ये सेगमेंट करेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे ताकि आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए जा सकें। ख़वातीन-ओ-ज़ात, मुझे और गज़ल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।